तो बच्चों आइए आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले ये बात जान लीजिए आप लोग कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। विराम का मतलब होता है ठहराव। जैसे कि स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, स्टेशन से पहले कहीं रुकती है? नहीं रुकती है। आवश्यक कार्य होने पर रुकती है, कहीं कोई एक्सीडेंटल मामला हो या किसी तरह का कोई घटना होने वाला हो तो वहाँ पर रुकती है। लेकिन उसको रुकने का जगह कहाँ है? स्टेशन पर है। तो बताइए कि स्टेशन का हिंदी क्या होता है? प्लेटफॉर्म भी दूसरा चीज़ है। स्टेशन का हिंदी क्या होता है आप लोग सोच करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए विराम का मतलब होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि राम आम खाता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे ठहराव आ जाता है ना, तो वहाँ ठहराव आता है। ठहराव के लिए ही आपको पूर्ण विराम लगता है, उसी के लिए कॉमा का यूज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उसी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है। जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है तो हम लोग पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो वहाँ पर कैसा चिन्ह लगाते हैं? बंसी वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो आज हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। चिन्ह भी आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए चिन्ह का इतना महत्व है कि अर्थ को अनर्थ कर देता है। अर्थ को क्या कर देता है? अनर्थ। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि विराम चिन्ह का क्या महत्व है। यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि अर्थ को किस तरह से अनर्थ कर देता है। देखिए सेंटेंस पहले देखिए, सेंटेंस पूरा पढ़िए। रोको मत आने दो, लिखा हुआ है कि नहीं? लेकिन यहीं पर विराम चिन्ह एक यहाँ पर लगा हुआ है, लगा है ना? रोको के बाद लगा हुआ है और एक आपको मत के बाद लगा हुआ है ना? अब जरा इसको बोल के देखिए, रोको मत आने दो। बोलिए रोको मत आने दो। कैसे बोलिए? फिर से बोलिए, रोको मत आने दो। और हाथ का इशारा भी कीजिए, रोको मत आने दो। देखिए विराम चिन्ह का जो महत्व है फिर से देखिए, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। क्या इशारा तो यही ना होगा इसका? और यहीं पर देखिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगे, अगर यहाँ पर लग जाता है तो इसका मतलब क्या है? अर्थ बदल जाता है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि मत आने दो, वहाँ पे बोला आने देने का, कहता है रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। मतलब तुम तो रोको यानी नहीं, आने दो। हाँ यहाँ पर हो गया कि आप मत रोकिए, आप उसको आने दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? रोको मत आने दो, मतलब रोको वहीं पर रोक दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर किसका महत्व है? कॉमा का यानी कि विराम चिन्ह का। किसका महत्व है? विराम चिन्ह का। अब समझ में आया विराम चिन्ह का क्या महत्व है? अर्थ का अर्थ बदला कि नहीं बदला? रोको मत आने दो मतलब एक जगह बता रहा है कि मना ही हो रहा है, मना कर रहा है, और एक जगह आदेश दे रहा है कि आप आइए। बात समझ में आ रहा है? तो ये था आपको विराम चिन्ह का कॉन्सेप्ट। चलिए लिखा है विराम का अर्थ होता है ठहराव या विश्राम या रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? विश्राम या रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है, यानी कि हम जब कहीं ठहरते हैं तो विराम, बात समझ में आ रहा है? विराम करते हैं, फिर विश्राम मतलब आराम करते हैं। तो आराम करते मतलब ठहरते हैं कि नहीं? रुक जाते हैं या रुकना। बात समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। फिर लिखा है कि लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। सही बात है। जब आप कुछ लिखते रहते हैं और उस समय जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही तो हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? आया। आगे चलिए, आप आगे लिखा हुआ है जैसे में कि रमेश आया है, रमेश आया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक सामान्य बात है। रमेश आया है यह एक सामान्य बात है, नहीं है? आप पढ़ रहे हैं, सामान्य बात है, ठीक है ना? रमेश आया है, यहाँ पर है रमेश आया है। रमेश देखिए यहाँ बोले का तरीका क्या होगा? रमेश आया है मतलब यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना? फिर यहाँ पर देखिए रमेश आया है, रमेश आया, यहाँ पर आश्चर्य का बोध हो रहा है। रमेश आया है, यहाँ प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन चिन्ह के कारण से आपका पूछने का स्टाइल अलग अलग हो जाएगा, उच्चारण अलग अलग हो जाएगा। बात समझने की समझ में? ठीक है। तो अब चलिए लिखा है विराम चिन्हों के प्रकार, यानी कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अब हम लोग। सबसे पहले है उपविराम। जब किसी कथन को पृथक दिखाना हो, जब किसी कथन को पृथक मतलब अलग दिखाना हो तो उस परिस्थिति में अविराम का उपविराम का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा है प्रदूषण एक अभिशाप,
तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको अलग दिखाए हैं ना, ये प्रदूषण से ये अलग है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा, उपविराम कहेंगे। क्या कहेंगे? उपविराम कहेंगे। ये उपविराम का यूज कहाँ पर क्या आता है, तो जब किसी कथन को पृथक दिखाना हो। पृथक मतलब अलग दिखाना हो। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्रम संख्या 1 है, 1 से लेकर के हम लोग 12 तक पढ़ेंगे। ठीक है, नाम है उस चिन्ह का, फिर चिन्ह किस तरह से लिखते हैं हम लोग, वो चीज़ है। तो जो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग इससे पहले पढ़ते होंगे, कॉमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉमा। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमा। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं अल्प विराम। देखिए अल्प का मतलब होता है कम या छोटा। तो देखिए अल्प का मतलब कम, यानी कि समझ लीजिए अल्प विराम है, इसका मतलब समझ लीजिए गुमती। गुमती समझते हैं ना? गुमती क्या होता है? जो ट्रेन का रुकने के लिए। जब स्टेशन मतलब स्टेशन पहुंचने से पहले गुमती होती है, वहाँ पर आपका स्टेशन, आपको जो है सो गाड़ी थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा नाम मात्र। उसी तरह से हम लोग जब पढ़ते हैं, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, यहाँ पर ज़्यादा रुके, यहाँ पर ज़्यादा रुके, रोको मत आने दो, कम रुके। तो वही है, गुमती वाला बात है। और पूर्ण विराम यदि होगा तो वो स्टेशन होगा, और कॉमा होगा यानी कि अल्प विराम होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अल्प विराम, अल्प मतलब कम, तो कम समय के लिए रुकेंगे तो यहाँ पर कम आगे यूज करेंगे। नहीं समझ में आया? फिर आगे है अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब हो गया, अर्ध मतलब आधा होता है, और विराम मतलब ठहरना होता है। ठीक है, तो अर्ध विराम देखिए कैसे है, तो देखिए इस सबको, इसके अंग्रेजी को भी आप जानते चलिए तो अच्छा रहेगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमा। इसको हम लोग सेमी कहते हैं, सेमी, COLON, सेमी कोलन कहते हैं। ठीक है, तो उपविराम तो पहले ही अभी आप लोग सीख ही लिए थे। और उपविराम का यूज कहाँ पर क्या आता है, जब किसी चीज को रोकना हो, पृथक करना हो, यानी कि अलग दिखाना हो। ठीक है, फिर आगे है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम तो आप पहले से जानते हैं, जानते कि नहीं? पूर्ण विराम। उपविराम तो ये ना है, यहाँ पर देखते हो प्रदूषण एक अभिशाप में यूज किया है विराम का, उसमें ना अलग दिखाने के लिए। अर्ध विराम को कैसे? अर्ध विराम में कहाँ दिखाते हैं हम लोग अलग? अर्ध विराम में अलग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है, एक बिंदु ऊपर में रहता है, फिर नीचे में एक कॉमा रहता है। 6 में बात कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, वो नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए, प्रश्न चिन्ह तो पहले से ही आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद विस्मयादि बोधक अभी जस्ट बताए हैं। विस्मयादि बोधक देखे ना? क्या का विस्मयादि बोधक मतलब? ठहरो, जिसमें हर्ष हो, नफरत हो, क्रोध हो, ये सब विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2-4 क्वेश्चन तो आपको याद होगा। पहला अल्प विराम मतलब समझ गए, मतलब आधा मतलब थोड़ा सा रुकना है, मतलब कॉमा पर। ठीक है, अर्ध विराम मतलब सेमी कोलन होता है। वो विराम का आपको जो ये इसको देखिए, ये आपको लगाया जाता है। ठीक है, विवरण चिन्ह के जैसे, ऐसे विवरण चिन्ह कहते हैं, विसर्ग के जैसे। ठीक है, इसके बाद है आपको प्रश्न चिन्ह का ये चिन्ह है, विस्मय चिन्ह का ये चिन्ह है। ठीक है, फिर चलिए निर्देश चिन्ह में क्या है। हम लोग परीक्षा में जब प्रश्न को पढ़ते थे, उससे पहले निर्देश लिखा रहता था, और निर्देश के बाद इस तरह से डैश लगा हुआ रहता था कि नहीं रहता था? वही है आपको निर्देशक चिन्ह है। बात समझ में आ गया? अरमान जी समझ रहे हैं ना? चलिए, फिर कोष्टक चिन्ह है, और कोष्टक चिन्ह के बारे में हम लोग मैथ में बता दिए थे परसों कि कोष्टक किस तरह से होता है। ब्रैकेट जिसको अंग्रेजी में कहा था, ये बिग ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट है, और ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले से पता है। अब है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह कौन सा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और बताइए आप लोग कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ पर क्या आता है? जैसे लेखक, ग्रामर की किस मतलब टॉपिक में क्या आता है? नरेशन में। किस में? नरेशन चैप्टर में जब जाइएगा तो आपको इसका यूज करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा को। इसी को पकड़ के इसके हिसाब से ही आपको सेटिंग किया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण चिन्ह समझ में आ गया। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसको कहा था पता है आप लोग को? मतलब चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं एक बार फिर से। चलिए, योजक चिन्ह समझ में आ गया। फिर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब देख लीजिए कैसे है, ये ऐसे करके थोड़ा सा है ना। फिर है विवरण चिन्ह। अभी विवरण चिन्ह के बारे में चर्चा किए थे ना, इस तरह से होता है विवरण चिन्ह। ठीक है, समझ में आ गया। अब कहता कि इनका भाषा में प्रयोग करें। देखिए, अप विराम जो लिखा है वो आपको गलत लिख दिया है। अब विराम को क्या लिखना चाहिए था? अल्प विराम लिखना चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी देर, इसको सही कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिएगा, अल्प विराम। ठीक, अल्प विराम जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह का यूज
किया जाता है। बात समझ में आ गया? जहाँ पर पहले बता दी थी कि यानी कि स्टेशन से पहले क्या होता है, गुमती होता है, और उस गुमती पर स्टेशन थोड़ा सा के लिए रुकता है, तो इसलिए थोड़ा सा के लिए हम कहाँ पर रुकते हैं, तो कौमा में। कहाँ पर? कौमा में। नहीं याद है तो इसे याद रखिए कि आपके रवि सर कौमा में चले गए थे। अब कौमा में जो व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति थोड़ा ही सा के लिए तो जिंदा रहता है, इसका तो मरिए जाता है ना। मतलब बात समझ में आ रहा है? तो कौमा में से तुरंत निकल ही जाता है, मतलब मर जाता है। तो कहने का मतलब इसलिए याद रखिए कि कौमा पर हम लोग बहुत कम समय के लिए रुकेंगे, ठीक ना। तो लिखा हुआ कि नदी, पर्वत, खेत, आमोद, प्रमोद, इस सब में किसका यूज किया गया है बताइए आप? क्या है? कौमा। और कौमा को हिंदी में क्या कहते हैं? विराम कहते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। तो बताएंगे आप लोग कि थोड़ा सा बिंदु और नीचे में कौमा, कौन सा चिन्ह कहा गया? उसको हम लोग कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। अच्छा, विवरण चिन्ह के जैसे होगा उसको क्या कहेंगे? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसे होता है? ऐसे ऐसे ऐसे। निदेशक नहीं, विवरण चिन्ह ऐसे जो होगा ऐसे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उपविराम। क्या कहेंगे? उपविराम, ठीक है। अब बताइए पूर्ण विराम कैसे होता है? पूर्ण में जैसे टंटा, नहीं सही बात है। तो वो हो गया आपको प्रश्न, पूर्ण विराम हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है बताइए? बंसी के जैसे। मछली मारे कि नहीं कभी? 1 नंबर 1।